अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। सो फर्स्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू है और आज जो है स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स का जो पहला रिलेशन है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, 2 एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नजर भी आ रहा है, वो है मास मास रिलेशनशिप। इन तमाम रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा कॉमन, सबसे ज्यादा आसान है। बेसिकली करना क्या होता है मास मास रिलेशनशिप के अंदर कि हम जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं मास ऑफ, हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास जो है वो हम मालूम कर सकते हैं किसकी मदद से? फ्रॉम ए गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। अगर आपसे कोई सिंपल सी डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज मास मास रिलेशनशिप और इसके जरिए हम क्या करते हैं, तो बेसिकली इसके जरिए हम लोग या तो मास ऑफ रिएक्टेंट या मास ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स में से कोई एक प्रोडक्ट या रिएक्टेंट्स में से कोई एक रिएक्टेंट जो है उसका मास मालूम कर लेते हैं फ्रॉम अ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस गिवन हो सकता है इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। तो बेसिकली तमाम के तमाम जो हमें पता है कि ये रिलेशनशिप्स हैं, इनके जरिए हम केमिकल इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं इस तरीके से कि कोई अमाउंट कितना प्रोड्यूस हो सकता है, कितनी उसकी यील्ड है, ये सब जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, जो केमिकल इक्वेशन होती है उससे हम एग्जैक्ट रिलेशनशिप मासेस का निकाल सकते हैं, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। यानी कि इतना मास होगा रिएक्टेंट का तो इतना प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट इतनी बन रही है तो उसके लिए कितना मास होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं मास मास रिलेशनशिप। ठीक है जी। सो देख लेते हैं जो एग्जांपल्स हैं उनके जरिए आप इस तरीके कार को सीखोगे कि सोल्यूशन कैसे किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, कैलकुलेट द वेट यानी कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। 25 ग्राम है लाइमस्टोन का, कैल्शियम कार्बोनेट का। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द वेट यानी कि मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो कि उस रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होता है। So starting with the solution, सबसे पहले ये जो केमिकल इक्वेशन है ये हमें लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना। केमिकल इक्वेशन में हम हीट कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है। ठीक है, ये आ गया कैल्शियम कार्बोनेट, ये आ गया, हमने शो कर दिया हीट किया जा रहा है और बन रहा है कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और साथ में बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ही बन रहा है जिसको कैलकुलेट करना है और कैल्शियम ऑक्साइड का भी मास हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो रिएक्शन है वो बैलेंस है कि नहीं। तो फिलहाल तो कैल्शियम 1, इधर भी कैल्शियम 1 आ गया, कार्बन 1 और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 3 है, यानी कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, इक्वेशन है। तो सबसे पहले आपने यही चेक करना होगा कि वो बैलेंस है या नहीं। ठीक है जी। तो अब जो रिलेशनशिप बनता है वो रिलेशनशिप क्या बनता है कि मिसाल के तौर पे अगर इसका 1 मोल है, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 लिखा हुआ है, कि अगर 1 मोल होगा कैल्शियम कार्बोनेट का तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 ही मोल बन रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो 1 मोल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का और 1 ही मोल बनता है कैल्शियम ऑक्साइड का। अगर यहाँ पे 2, 3 कुछ आता तो यकीनन हम वही लिख देते, नंबर ऑफ मोल। ठीक है। अगर हम देखें कैल्शियम कार्बोनेट का, इधर अलग से कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये आ गया CaCO3, तो कैल्शियम का मास हो गया 40 एटॉमिक मास और कार्बन का कितना हो गया? कार्बन का हो गया 12 और ये हो जाएगा 16 इंटू 3। ठीक है ना। ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है ना। हमारे पास टोटल कितना आ गया? ये आ गया 100। तो 40 + 12 और 100, यानी कि इसका जो 1 मोल है वो होगा 100 ग्राम का। ठीक है ना। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम है तो हमने 100 लिख दिया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बारी आ गई तो कार्बन आ गया 12 और ऑक्सीजन आ गया 16 इंटू 2 यानी कि 32। तो ये कितना हो गया? 32 + 12, ये हो जाएगा 44 ग्राम। ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम आ गया और इसी तरीके से कैल्शियम का हो गया 40, कैल्शियम ऑक्साइड का बता रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का था। अभी कैल्शियम ऑक्साइड की कैलकुलेशन कर लो तो ये हो गया 40 और +16, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 56 ग्राम्स। तो फिलहाल सबसे पहले केमिकल इक्वेशन सामने आई, उसमें आपने देखा कितने कितने मोल्स हैं वो आपने नोट कर लिया और फिर 1 मोल कितने ग्राम का होगा वो आपने कैलकुलेट कर लिया, जो कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। तो 100 ग्राम आ गया कैल्शियम कार्बोनेट, 44 ग्राम आ गया कार्बन डाइऑक्साइड और 56 ग्राम आ गया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना। अब जो मेरा मेथड है, जो मेरा प्रेफर्ड मेथड है, उसके जरिए मैं आपको समझाता हूं।
अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इधर आ गया फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर हम मासेस के लिहाज से लिखें तो देखो एक बात क्लियरली आपको नजर आ रही है, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं कि 1 मोल यहाँ पे किसका बन रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, जो 100 ग्राम था कैल्शियम कार्बोनेट, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, वो यील्ड कर रहा था कितना कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम बना रहा था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 44 ग्राम, ठीक है ना। 100 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट होता तो वो कितना बनाता, वो बनाता 44 ग्राम। अब इसको हमें रीअरेंज करके सॉल्व करना पड़ेगा। और सबसे पहली बात अगर चेक करें कि 1 ग्राम कितना बनाएगा, तो हम इसको कर देंगे 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा कितना, ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर 44 के साथ आकर हो जाएगा डिवाइड, तो 44 डिवाइड बाय 100 ग्राम बनेगा। सबसे पहले जितना गिवन है मॉलिक्यूलर मास उससे आपने निकाल लिया, फिर आपने उसको 1 में कन्वर्ट करा, 1 में ऐसे कन्वर्ट करा कि जो वैल्यू इधर लिखी हुई जैसे कि 100 वो इस तरफ जाके डिवाइड हो गया। अब एक्चुअली हमें कितने का कैलकुलेट करना है, हमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट हमें गिवन है 25 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड पे 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 × 25 यानी कि 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और उसी तरीके से वो जो 25 है वो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम, ठीक है ना। अब इसको सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना बन गया, ये हमारे पास हो जाएगा 100 और कैंसिल करके 44 × 25 और 100, ये आ जाएगा हमारे पास 11 ग्राम। और ये हमने क्या कैलकुलेट किया है, 11 ग्राम हमने कैलकुलेट कर लिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दी एंड रिजल्ट क्या बना कि जब 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो पहला आंसर आ गया कि 100 ग्राम बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा पहला आंसर है। सेकंड, इसी तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे, इसी पेज पे कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब हम कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, कैल्शियम ऑक्साइड के लिए, फॉर कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसी तरीके से बात को आपने समझना है, बाकी इधर एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास अगर 100 ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट अगेन, तो वो कितना कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, वो कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है 56 ग्राम्स। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कर रहा है 56 ग्राम, ठीक है ना। किस चीज के, 56, ये प्रोड्यूस कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड के, और ये प्रोड्यूस कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। फिर 100 इधर मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा ताकि 1 आंसर आ जाए, तो हम बोलेंगे कि 1 ग्राम, ये 100 ग्राम था, तो हम बोलेंगे 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कर रहा है कितना, 56 डिवाइड बाय 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। और अगेन अब हमें कितना चाहिए, गिवन कितना है हमें 25, तो समझ लो दोनों तरफ हमने 25 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है 56 इंटू जो इधर मल्टीप्लाई कराया 25, और डिवाइड में ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, डिवाइड में लिखा हुआ है 100। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 56 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया 14 ग्राम। और ये किस चीज का हमने कैलकुलेट करा है, हमने कैलकुलेट करा है कैल्शियम ऑक्साइड का। तो ये हो गया हमारा सेकंड आंसर, ठीक है ना। पहले हमें कैलकुलेट करना है, पहले हमने कैलकुलेट किया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आ गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड 11 ग्राम बनेगी, और फिर ये बन गया 14 ग्राम। और एक अहम बात यह है कि आप 11 + 14 कीजिए, क्या आंसर आ रहा है, 11 + 14, 11 + 14 होना चाहिए 25, और देख लो जाहिर सी बात है 25 ग्राम था रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट भी बनना चाहिए 25 ग्राम, ठीक है ना। तो अब वैसे तो हम कैलकुलेट कर भी सकते थे, माइनस कर देते 25 में से 11, तो जाहिर सी बात है ये बन जाता, लेकिन बहरहाल ज्यादा बेहतर ये कि आप मुकम्मल कैलकुलेशन करो। एग्जाम्पल नंबर 2 और ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह जब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही होती है लार्ज स्केल पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl के जरिए, जो NaCl का एक्वस सोल्यूशन होता है। तो कैलकुलेट करना है मास ऑफ, ये मास ऑफ है NaCl रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन। इस मर्तबा जो प्रोड्यूस हो रही है उसका मास हमें गिवन है, और हमें मालूम करना है मास ऑफ NaCl जो कि रिएक्टेंट के अंदर आ रहा है, ठीक है जी। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें रिएक्शन की जरूरत है, वहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर उसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले NaCl है और इसका एक्वस सोल्यूशन है, ये आ गया हमारे पास वाटर, ठीक है जी। और हम क्या कर रहे हैं, हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद बनती है लार्ज स्केल पे क्लोरीन गैस, और इसी तरीके से H2 प्रोड्यूस होता है और NaOH।
ठीक है जी, तो बैलेंस कर लेते हैं। सोडियम 1, क्लोरीन इधर 2 करना पड़ेगा, ये हो जाएगी क्लोरीन 2। ठीक है जी, सोडियम, अब सोडियम को 2 करना पड़ेगा, ये आ गया सोडियम 2। सोडियम बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब क्या फ़र्क आ गया, इधर हाइड्रोजन 2 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 2 ये 4 करने पड़ेंगे। हाइड्रोजन 4 हो गए यहाँ पर, और इधर भी 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर। ठीक है जी, ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन 2 हैं और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, हो गया बैलेंस। ठीक है जी, जब बैलेंसिंग हो जाए तो अब वही मोल वाली कहानी आपको करनी पड़ेगी कि कौन कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है, इसको आपने देखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको कितने नजर आ रहे हैं, ये इसके 2 मोल नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 मोल हो गए, और फिर इस तरीके से ये आ गया 1 मोल। ठीक है, यहाँ पर भी आ गया इसका 1 मोल, और यहाँ पर आ गए इसके 2 मोल जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि हम कैलकुलेशन कर लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। हमें यहाँ पे रिलेशन NaCl और क्लोरीन का देखना है, तो सिर्फ इन्हीं पर ही बात करेंगे। कैसे बात करेंगे, ये आ गया हमारे पास 2 मोल ना, तो NaCl के 2 मोल कैसे बनेंगे, 2 इंटू सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा NaCl मुकम्मल कितना हो गया 23 और 30 5.5, ये हो गया 58.5, यानी कि टोटल मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा 117 ग्राम, 2 मोल ना NaCl के। और क्लोरीन के साथ रिलेशन था, क्लोरीन तो एक ही है, तो क्लोरीन ये हो जाएगा कितना, 2 हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 35.5, यानी कि कितना बन गया, ये हो गया 71 ग्राम। सिर्फ उन्हीं दोनों का समझना है जो कि हमें मालूम करना है, तो हमें आगे इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं NaCl की, कि NaCl कितना है। तो जो तरीकेकार हम लोग अपनाते हैं उसी को यूज करेंगे। देखिए, सॉरी मैंने इसको 17 लिख दिया है, 71 है, 71। ठीक है ना, तो हम ये कह रहे हैं कि जो 71 ग्राम है क्या चीज, क्लोरीन, वो प्रोड्यूस हो रही है कितने NaCl से, 117 ग्राम NaCl से प्रोड्यूस हो रही है। अब अगेन अगर मैं 1 ग्राम मालूम करना चाह रहा हूं तो 1 ग्राम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है इसको डिवाइड में कर देंगे, तो 1 ग्राम क्लोरीन प्रोड्यूस होगी 117 डिवाइडेड बाय 71 ग्राम ऑफ NaCl की मदद से। ठीक है, लेकिन अभी हमें कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो समझ लो दोनों तरफ 142 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 117 इनटू, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया था, 142 इधर भी आ जाएगा, और डिवाइड में आ रहा है 71 ग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, NaCl आ जाएगा 117 डिवाइड बाय 71 मल्टीप्लाई 142, ये हो जाएगा 234 ग्राम ऑफ NaCl। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो उसके लिए NaCl होना चाहिए 234 ग्राम, एंड दैट इज आवर आंसर। क्योंकि बाकी कुछ पूछा नहीं गया तो हमें जरूरत भी नहीं है, और हमने रिलेशन भी सिर्फ उन्हीं दोनों का देखा जो कि रिक्वायर्ड थे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से 2 मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के जरिए, एक में हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, एक में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैलकुलेट कर लिया। आई होप मास रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा, और इंशाल्लाह और फर्दर प्रैक्टिस करते रहो इसकी, तो ज्यादा बेहतरी आती रहेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज।